शौर्य के जाने के बाद वाणी अब तक अपने सोच में ही डूबे उस पैकेट की तरफ बढ़ जाती है। उस पैकेट को खोल जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम साड़ी नहीं थी, काफी महंगी थी। वाणी साड़ी को देखकर शाम के लिए काफी एक्साइटेड फील कर रही थी। आखिर आज पहली बार शौर्य उसे कहीं अपने साथ ले जा रहा था। वाणी दूसरा भी पैकेट खोल देखती है। उसमें साड़ी से मैचिंग काफी हैवी कुंदन का सेट था, चूड़ियां, सैंडल और भी काफी कुछ था। सब एक से बढ़कर एक। तभी वहां एक हेल्पर आती है और वाणी के आगे सिर झुकाकर उससे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। वाणी उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है और उस हेल्पर की हेल्प से वाणी ने जल्द ही साड़ी पहन ली। उसने ही वाणी का मेकअप और हेयर किया। करीब 2 घंटे में वाणी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो पुरानी वाणी है। वो काफी अलग लग रही थी। जैसे ही शौर्य कमरे में आता है, वो अपने सामने वाणी का ये रूप देख उसमें ही कहीं खो सा जाता है। आज फिर वाणी उससे किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। शौर्य बिल्कुल वाणी के पीछे खड़ा था और मिरर में उसका अक्स देख रहा था। वाणी इन सब से बेखबर सिंदूर की डब्बी उठाती है और उससे मुस्कुराते हुए अपने मांग में सजा लेती है। शौर्य को वाणी की ये मुस्कान भा जाती है। उसका दिल तो अब वाणी को बाहों में भरने की चाहत जगा रहा था, लेकिन अभी उसे जहां जाना था उसके लिए वो लेट नहीं होना चाहता था। इसलिए वो वाणी से अपनी नजरें हटाकर कहता है, चलें। वाणी शौर्य की आवाज सुन जल्दी से पीछे पलटती है और अपने सामने बिल्कुल प्रिंस की तरह तैयार हुए शौर्य को देख वो उससे अडोर करने से खुद को रोक नहीं पाती। आज शौर्य ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह उसका चार्म होश उड़ाने के लिए काफी था। वाणी ने काफी मुश्किल से हाँ में सिर हिला दिया। शौर्य उससे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से तेज कदमों से निकल गया। वाणी भी जल्दी से अपना पर्स उठाकर वहां से शौर्य के पीछे चल दी। वाणी के दिल में काफी सवाल थे कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन शौर्य से पूछने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य वाणी के साथ नीचे आता है और अपनी कार में सबसे पहले वाणी को बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वाणी अंदर कुछ नर्वस फील कर रही थी। तभी कार होटल से बाहर निकलती है और वाणी की नजर होटल के बोर्ड पर जाती है, जिसे पढ़ वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके मुंह से अचानक ही शौक से निकलता है, दिल्ली? हाँ, दिल्ली। यह वही शहर है जहाँ वाणी ने अपने जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल जिए थे। बचपन से लेकर जवानी के वो संजीदगी भरे पल यहाँ बिताए हैं। ये वही शहर है जहाँ वो शौर्य के साथ इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी और आज वो वापस से उसी शहर में आ गई थी। ये सब देख वाणी को अब घबराहट होने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर शौर्य उसे वापस से इस शहर में क्यों लेकर आया है और वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। सब बातें सोचते हुए वाणी अपनी घबराई हुई नजरें उठाकर शौर्य को देख पूछती है, हम दिल्ली में क्यों आए हैं? शौर्य बिना वाणी को देखे अपने फोन में लगे हुए कहता है, कुछ पुराने हिसाब निपटाने हैं। शौर्य का ऐसा जवाब सुन वाणी अटपटे ढंग से उसे देखती है, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले शौर्य बिना भाव के वाणी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, और हिसाब क्या है, कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोल शौर्य वापस से अपने फोन में लग जाता है। वाणी अब बेचैन हो जाती है। उसका दिल घबराने लगता है। वो अपने ठंडे पड़े हाथों को मसलते हुए वक्त बिताने का इंतजार कर रही थी। ये शहर की हवाएं वाणी के लिए दिल की धड़कन बढ़ने के लिए काफी थी। काफी कुछ बिता था यहाँ उसको, वो दर्द से भरा अतीत जिसे वो अपनी नई जिंदगी में कहीं भुला चुकी थी। अब वापस से उसके सामने इस शहर का दीदार करते हुए वो आगे चल रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद कार एक होटल के बाहर रुकती है। होटल को देख साफ पता चल रहा था कि उसे किसी की शादी के लिए सजाया हुआ था, लेकिन किसकी? शौर्य उसे शादी में क्यों लाया था? शौर्य के आगे पीछे वाली गाड़ियों से उसके सारे बॉडीगार्ड्स निकलकर शौर्य की कार को कवर कर लेते हैं। शौर्य की कार होटल के अंदर जाती है और उस गेट के आगे रुकती है जहां शादी के हॉल का एंट्रेंस था। वाणी अब तक काफी सारे सवालों से घिरी हुई थी। वो असमंजस में सिर्फ शौर्य को देख रही थी। तभी शौर्य के कार का दरवाजा शमशेर आकर खोलता है। शौर्य अपने रोबदार औरे के साथ कार से निकलता है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी को भी अपने आगे झुका दे। शौर्य कार से निकल सीधा वाणी की तरफ आता है और एक गार्ड उसका दरवाजा खोलता है।
शौर्य भी आगे बड़े अदब से वाणी को अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाहर आने का इशारा करता है। शौर्य अब तक उसके लिए एक गुत्थी बन चुका था। वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी बाहर देखती तो कभी शौर्य को, कभी उसके हाथ को, जिसे शौर्य पकड़ने का इशारा कर रहा था। वाणी भी एक ठंडी आह भरते हुए बिना कुछ सवाल किए चुपचाप शौर्य के हाथ में अपना हाथ दे देती है और कार से बाहर आ जाती है। कुछ दूर चलते ही एक 50-55 साल का आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधे शौर्य के सामने हाथ जोड़ उसका स्वागत करते हुए कहता है, सर, अब हमारे बेटे के शादी में शामिल होने आए, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइए सर, अंदर आइए। शौर्य भी बिना किसी भाव के हाँ में इशारा करता है। वो आदमी कुछ दूर चलकर एक दूसरे आदमी को अपने पास आने के लिए कहता है। लड़के का बाप, जिसने शौर्य का स्वागत किया था, वो उन्हें काफी आदर सत्कार के साथ आगे वाली सीट पर बैठाता है। तभी वो आदमी लड़के के पिता के पास आता है, काफी अदब के साथ कहता है, आपने बुलाया अरोड़ा साहब। ये आवाज सुन वाणी, जिसकी नजर नीचे थी, जो झट से ऊपर हो जाती है और अपने सामने खड़े आदमी को देख दुगना हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। ये और कोई नहीं, मिस्टर राजेश गुप्ता जी हैं। मिस्टर अरोड़ा, लड़के का पिता, शौर्य की तरफ इशारा करते हुए काफी अदब से कहता है, हाँ, इनसे मिले। ये है मिस्टर शौर्य ओबेरॉय, हमारे खास मेहमान। ध्यान रखिएगा राजेश गुप्ता जी, इन्हें कोई चीज की दिक्कत ना आए। राजेश जी तो अपने सामने शौर्य को बैठे देख काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरोड़ा जी से शौर्य का क्या रिश्ता है और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नजर शौर्य के बगल में बैठी वाणी पर जाती है, जिसे देख उन्हें अपनी बेइज्जती याद आ जाती है। किस कदर वाणी उनकी सुनैना की किस्मत छीन कर शान से बैठी है, ये सब याद कर उनके अंदर खून उबल देने लगता है। अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। उनकी उस बेइज्जती के बाद काफी मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इसीलिए वो चुप रहे और वाणी को बस अपनी आंखों से बद्दुआ देते हुए वहां से चले गए। वाणी उनकी नजरों की कड़वाहट साफ साफ महसूस कर रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि अगर मिस्टर राजेश गुप्ता की बेटी की शादी है तो उसके मम्मी पापा भी यहीं होंगे। उसकी नज़र साइड में खड़े अपने मम्मी पापा पर जाती है, जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। वाणी की नजरें उन्हें देख भीग जाती हैं। आखिर 4 महीने के बाद वो उन्हें देख रही थी। वो अपने मन में जैसे उन्हें पुकारती है, उसके मम्मी पापा जैसे अपनी बेटी की आवाज सुन लेते हैं। दोनों की नज़र एक साथ सामने आती है। उन्हें तो पहले यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके सामने है। वाणी से अब रहा नहीं जाता। वो बस अपने पापा के सीने से लग अपने हर दर्द को बयां करना चाहती थी। उसके सीने से लिपटकर खुद को महफूज महसूस करना चाहती थी। वाणी जैसे ही उनके पास जाने वाली होती है, शौर्य उसके बाजू पकड़ शांत स्वर में कहता है, कहाँ जा रही हो? वाणी अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों से शौर्य को देख सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो पापा, मम्मी, मुझे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज बस एक बार। शौर्य को वाणी की आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आगे अपना हाथ बढ़ाकर वाणी के गालों पर आए आंसुओं को साफ करता है और कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के बाद क्या कहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। शौर्य ने शादी के वक्त कहा था, शादी हो गई, बस आज के बाद ना ही अब इस परिवार से हमें कोई मतलब होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों में भी कुछ यही लिखा था। वाणी जब से गई थी, उसने सिर्फ एक ही बार अपने पापा से बात की थी, वो भी सुरेश जी के परमिशन से। उसके बाद सिर्फ याद किया है। ये सारी बात याद कर वाणी शौर्य को काफी विनती भरे लहजे में कहती है, बस एक बार मिल लेने दीजिए। शौर्य वाणी के बचे हुए आंसू पोंछ कर कहता है, आंसू साफ कर लो। तुम यहाँ शर्मा फैमिली की बेटी की हैसियत से नहीं बैठी हो, तुम ओबेरॉय परिवार की बहू होने के नाते बैठी हो। इसीलिए उस रुतबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। शौर्य के लास्ट शब्द में एक वार्निंग भी छुपी थी, जिसे वाणी समझ रही थी, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठी रही। वही नवीन जी भी जैसे आने को हुए कि पीछे से अर्चना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे नवीन जी एक तड़प भरी आवाज में कहते हैं, जाने दो मुझे, मेरी गुड़िया मेरे इतने पास है, एक बार उसे सीने से लगाना है। अर्चना जी भी अपने कलेजे को पत्थर कर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं जी, आप नहीं जा सकते, आप भूल रहे हैं धमा जी ने शादी के बाद क्या कहा था। अगर आप गए तो कहीं मेरी बेटी का इतनी मुश्किल से बसा बसाया घर कहीं बिखर न जाए। अर्चना जी की बात सुन नवीन जी दुखी लहजे में कहते हैं, लेकिन अर्चना बेटी है वो मेरी,
अपने कलेजे के टुकड़े को इतने पास देख ऐसे मुझसे रोका नहीं जाएगा। अर्चना जी आगे बढ़ नवीन जी का हाथ कसकर थामते हुए कहती हैं, आपके टुकड़े को कहीं आपका ना रुकना महंगा ना पड़ जाए। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखिए ना आपके टुकड़े को कोई कितने प्यार से सींच रहा है। नवीन जी भी सामने देखते हैं जहाँ शौर्य वाणी के आंसू को पोंछ रहा था और कसकर उसका हाथ पकड़ बैठा था। ये देख नवीन जी को कुछ राहत मिली और खुद को रोकने का हौसला। वो अपने टुकड़े के पास जाकर उसे अपनी बनी बनाई खुशियां नहीं छीन सकते थे। नवीन जी के लिए आज काफी मुश्किल समय था। उनकी नजर ही नहीं हट रही थी अपनी गुड़िया से। अर्चना जी भी अपनी बेटे की ये रुतबा देख काफी खुश थी। तभी वहां दूल्हे की एंट्री होती है। वो स्टेज से पहले शौर्य के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके आगे सिर झुकाता है। ये देख वहां खड़े सारे लोग हैरान थे, खास करके राजेश गुप्ता जी।